Hello everyone, welcome to Bioshiksha with Akhil. Today we will discuss about stomatal movement. Mechanism of stomatal movement means रंध्र गति की क्रियाविधि. रंध्र गति की क्रियाविधि पढ़ने के लिए या पढ़ने से पहले हमें रंध्र की संरचना के बारे में पता होना चाहिए. रंध्र की संरचना इससे पूर्व वीडियो में हम देख चुके हैं. हमने देखा था कि ये रंध्र होते हैं और रंध्र में केंद्रक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और सघन जीव द्रव्य पाया जाता है. इस स्टोमेटा में जो मुख्य कोशिका होती है उसे हमने गार्ड सेल या रक्षक कोशिका कहा. क्या कहा? गार्ड सेल. और गार्ड सेल के साइज में और वॉल्यूम में मीन्स आकार में और आयतन में जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही रंध्र खुलते हैं एवं बंद हो जाते हैं. रंध्र कब बंद होते हैं, रंध्र कब खुल जाते हैं वो देखें. द्वार कोशिका यानी कि ये गार्ड सेल जब भी टर्जिड हो जाएगी यानी कि स्फीत हो जाएगी मीन्स फूल जाएगी तो रंध्र खुल जाएंगे. जबकि दूसरी स्थिति में क्या होगा, ये गार्ड सेल जब भी फ्लैशिड होगी यानी कि शलत होगी, रंध्र क्लोज हो जाएंगे यानी कि बंद हो जाएंगे. ये रंध्र क्यों खोलेंगे, क्यों बंद होंगे, क्यों ये गार्ड सेल टर्जिड होगी, फ्लैशिड होगी, इसको समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत की. उन मतों में से कुछ मत हम देखते हैं. इनमें सबसे पहला मत आता है फोटोसिंथेटिक थ्योरी. पहला मत कौन सा है? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी या प्रकाश संश्लेषी उत्पाद. जैसा नाम है वैसा ही काम होगा, आप ध्यान से देखते रहे. किसने दिया? बाई वोन मोल ने दिया. ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि इस तरह से ये द्वार कोशिका होती है. द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है सर? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये भी अंडरस्टूड है कि प्रकाश संश्लेषण होगा और प्रकाश संश्लेषण होगा तो ग्लूकोज बनेगा. और ग्लूकोज क्या होता है? घुलनशील होता है जल में घुलनशील होता है. ऐसी स्थिति में गार्ड सेल के अंदर जो विलयन है उसका ओपी बढ़ जाएगा और ओपी बढ़ जाएगा तो एंडोस्मोसिस मीन्स अंतः परासरण होगा और गार्ड सेल स्फीत हो जाएगी और रंध्र खुल जाएंगे. जबकि ठीक इसके विपरीत रात्रिकाल में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो किस में बदल जाएगा? स्टार्च में बदल जाएगा. क्योंकि स्टार्च क्या है? संचित भोजन होता है. या मैं यूं बोलूं, क्योंकि ये तो स्टार्च और शुगर कन्वर्जन थ्योरी आ जाएगी, मैं अगर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के बेस पे बोलूं तो रात्रिकाल में क्या नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा. प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा. ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल नहीं बढ़ेगा तो बाह्य परासरण होगा. बाह्य परासरण होगा तो गार्ड सेल मीन्स रक्षक कोशिका फ्लैशिड यानी कि शलत हो जाएगी और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे. ये बात आपकी समझ में आ गई होगी. मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 2-3 सिद्धांत जो हम लगातार पढ़ेंगे ये एक ही प्रकार से समझाए गए हैं. बस इनमें हर सिद्धांत में एक स्टेप आगे बढ़ा दी गई है और सिद्धांत को आगे विस्तारित किया गया है. तो आप देखिए, दूसरा सिद्धांत आता है स्टार्च शुगर थ्योरी. दूसरा सिद्धांत कौन सा आता है? स्टार्च शुगर थ्योरी. आप देखें इस यानी कि मांड शर्करा परिकल्पना किसने दिया? जेडी सायरे ने दिया. ये क्या कहते हैं? ऊपर जो सिद्धांत पढ़ा है वही ये सिद्धांत. बस ऊपर सिद्धांत का नाम था फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषी उत्पाद सिद्धांत. और ये क्या बोल रहे हैं? स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस या मान शर्करा परिकल्पना. ये क्या कहते हैं देखते हैं. देखें, इसके लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी. अगर ये समझ में आ गया तो ऊपर जो भी लिखा हुआ है सब समझ में आ जाएगा. ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि स्टार्च जो होता है, स्टार्च हमें पता है संचित भोजन होता है, वो क्या करता है कि ग्लूकोज में बदल जाता है. किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में. क्यों बदल जाता है? फास्फोराइलेज एंजाइम के कारण बदल जाता है. किसके कारण बदल जाता है? फास्फोराइलेज एंजाइम के कारण बदल जाता है. ये चीज़ आप याद रखें कि स्टार्च फास्फोराइलेज एंजाइम के कारण ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट में या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है. सवाल ये पैदा होता है कि चीज़ें कहाँ से आई, पीएच कैसे आया आपका, क्या है, कब बढ़ेगा, कब कम होगा. नीचे हम कम भी कर रहे हैं इसको. देखें आप, ये दिन के समय की प्रोसेस है. दिन के समय क्या होता है?
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है। CO2 का क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है। तो CO2 के उपभोग से pH बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, pH बढ़ जाता है CO2 के उपभोग से। उपभोग का मतलब है CO2 वहाँ से कम हो जाती है, काम में ले ली जाती है, तो क्या होगा, pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और CO2 का उपयोग नहीं है तो pH क्या होगा, उस स्थिति में कम हो जाएगा, या मैं कहूँ अम्लीयता बढ़ जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये आगे वाले सिद्धांत में आएगी बात। आप इस चीज़ को संबंध बनाएं कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार, आगे मैं और भी एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, ध्यान रखना आप। तो CO2 की क्या होती है, उपभोग होता है। CO2 का उपभोग होता है तो pH कितना होता है, बढ़ जाता है और लगभग 7 से 7.4 के आसपास हो जाता है। और 7 से 7.4 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कोशिकाओं में उपस्थित फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। और फास्फोराइलेज एंजाइम जब सक्रिय हो जाता है तो स्टार्च को वो शर्करा में परिवर्तित यानी कि ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट जल में घुलनशील होती है, जल में घुल जाती है, परिणाम स्वरूप रक्षक कोशिकाओं में उपस्थित विलयन का परासरण दाब बढ़ जाता है। परासरण दाब बढ़ जाता है तो जल कहाँ आता है, रक्षक कोशिकाओं में आता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है जल का गमन हमेशा कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर होता है। तो जल एंडोस्मोसिस होता है, जल का आगमन होता है, परिणाम स्वरूप गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है यानी कि फूल जाती है और स्ट्रोमेटा ओपन हो जाते हैं। रात्रिकाल में क्या होता है, रात्रिकाल में आप देखें, अब इसी चीज़ को रात्रिकाल में देखें। रात्रिकाल में क्या होता है कि CO2 का उपभोग होता नहीं है। CO2 का उपभोग नहीं होता तो क्या होता है, pH का मान कम हो जाता है। pH का मान कितना हो गया, लगभग 5 हो गया। कितना हो गया, लगभग 5 हो गया। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि CO2 का उपभोग नहीं होता तो pH का मान कम हो जाता है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अम्लता बढ़ जाती है, बात एक ही है, क्योंकि ये अम्लता इधर बढ़ रही है। हमें पता है कि 0, 7 और ये 14 इधर जितने भी होते हैं वो बेसिक होते हैं यानी कि क्षारीय होते हैं, और इधर जो होते हैं जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे अम्लता बढ़ेगी, और 7 से ऊपर की ओर जाएंगे क्षारीयता बढ़ेगी, और यहाँ पर 7 पे उदासीन होता है। ये कॉमन चीज़ है, हमें पता भी है। तो क्या होगा कि रात्रि के समय में CO2 का उपभोग नहीं होगा, परिणाम स्वरूप pH का मान गिर जाएगा। pH का मान गिर जाएगा तो फास्फोराइलेज एंजाइम अब कम सक्रिय रहेगा। ऐसी स्थिति में ग्लूकोज, या मैं बोलूँ कि स्टार्च ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं होगा, और स्टार्च जल में अघुलनशील होता है। परिणाम स्वरूप OP का मान कम हो जाएगा। OP का मान कम हो जाएगा तो बाह्य परासरण होगा, बाह्य परासरण होगा तो गार्ड सेल शलत हो जाएगी यानी कि पिचक जाएगी और स्ट्रोमेटा बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके ये सेकंड थ्योरी भी समझ में आ गई होगी। तीसरा सिद्धांत आता है हमारे पास स्टीवर्ड सिद्धांत। कौन सा आता है, स्टीवर्ड सिद्धांत या स्टीवर्ड की परिकल्पना। ये सिद्धांत हूबहू स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी पे बेस्ड है, बस फ़र्क इतना सा है कि स्टीवर्ड क्या करते हैं, इस परिकल्पना को और आगे बढ़ा ले जाते हैं। और आगे बढ़ा किस प्रकार ले जाते हैं, वो ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट के आगे भी इस प्रक्रिया का अध्ययन करके और बताते हैं। क्या बताया उन्होंने, उन्होंने बोला, देखें आप, उन्होंने बोला कि ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट बनता है, ये पूर्व मतों में हम देख चुके हैं। वो क्या कहते हैं, ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट पे ही प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती, ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट पे ही प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती। ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है और उसके बाद में ग्लूकोज बनता है। अब ये क्यों बनता है और कैसे बनता है आप देखें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। स्टार्च होता है, स्टार्च प्लस फॉस्फेट, और फास्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में बदल रहा था, ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट में बदल रहा था। ये चीज़ हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। अब जो स्टीवर्ड हैं इसको आगे और लेके जाते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट, क्या, ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट फोस्फो ग्लूकोम्यूटेज, ग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
ग्लूकोज 6 फोस्फेट फोस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, फोस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फोस्फेट में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? ग्लूकोज प्लस फोस्फेट में बदल जाएगी। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ ये चीज़, ये इस पीडीएफ नोट्स में लिखी हुई नहीं है, तो आप देख लें। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि स्टार्च शुगर कन्वर्जन में क्या बताया गया था कि ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट बनता है फास्फोराइलेज एंजाइम के कारण उच्च पीएच पर, और वो ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट जल में घुलनशील होता है, ओपी बढ़ जाता है, एंडोस्मोसिस होता है, गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है, स्ट्रोमेटा ओपन हो जाते हैं। लेकिन स्टेवार्ड क्या कहते हैं? स्टेवार्ड बोलते हैं ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट पे ही नहीं होता, ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट आगे और बदलता है, और वो किन में बदलता है वो बता रहे हैं। स्टार्च और फोस्फेट, स्टार्च और ये स्टार्च है, ये फोस्फेट है, ये फास्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट में बदल रहा था, ये हमने पीछे पढ़ा है। अब ये ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट फोस्फोग्लूकोम्यूटेज, किसमें? फोस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फोस्फेट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज 6 फोस्फेट में बदल जाएगा। और ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट फोस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज 6 फोस्फेट और ग्लूकोज दोनों ही ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट से अधिक घुलनशील होते हैं जल में। क्या होते हैं? क्या बोला मैंने? मैंने बोला ग्लूकोज 6 फोस्फेट और ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट से अधिक घुलनशील होते हैं जल में। आगे की रामायण आपको समझ में आई गई होगी। क्या होगा आगे? आगे ये होगा कि जब ग्लूकोज घुलनशील है तो ओपी, मतलब किसका ओपी? गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाएगा तो एंडोस्मोसिस होगा तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी तो स्ट्रोमेटा ओपन हो जाएंगी। देखते हैं इसी को आगे हम देखें। दिन के समय में हमने यही बात की थी, अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और CO2 की सांद्रता कम हो जाएगी तो अम्लीयता भी कम हो जाएगी। अम्लीयता कम बोल लूँ या मैं बोलूँ pH बढ़ जाएगा, बात एक ही है। क्यों CO2 की सांद्रता दिन के समय कम क्यों हो रही है? क्योंकि CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में आ रहा है, इसके कारण CO2 की सांद्रता कम हो रही है। और CO2 की सांद्रता कम होने से अम्लीयता भी कम हो जाएगी। मैं या ये बोल दूं कि pH बढ़ जाएगा। इससे पूर्व मत में हमने अम्लीयता को नहीं पढ़ा था, अम्लीयता के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन मैंने आपको बताया था। ठीक है, CO2 की सांद्रता कम होगी, अम्लीयता कम हो जाएगी, pH बढ़ जाएगा, फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाएगा और स्टार्च ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाएगा। ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाएगा तो कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाएगी, अंतःपरासरण होगा, टर्गर प्रेशर यानी कि स्फीतदाब बढ़ेगा, रक्त कोशिकाएं बाहर की ओर खिंच जाएंगी और पर्णरंध्र यानी कि स्ट्रोमेटा खुल जाएंगी। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और कुछ जो 2-3 बिंदु बोले वो मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं। क्या कि जैसे ग्लूकोज 6 फोस्फेट और अंत में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट व ग्लूकोज जल में ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट से अधिक घुलनशील है, ये चीज़ मैंने मेंशन कर रखी है तो आप समझ सकते हैं। इससे जैसे घुलनशील होते हैं तो द्वार कोशिकाओं में कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाएगी जो रंध्र खुलने के लिए पर्याप्त होती है। रात्रि काल में देख लें, सेम मेथड आएगा। क्या आएगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो CO2 की सांद्रता, भाई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो CO2 काम में नहीं आएगी, CO2 काम में नहीं आएगी तो CO2 की सांद्रता बढ़ी हुई होगी, और बढ़ी हुई होगी तो अम्लीयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अम्लीयता बढ़ जाएगी मतलब pH कम हो जाएगा, फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा, ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट स्टार्च में बदल जाएगा, और ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट स्टार्च में बदल जाएगा तो कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कोशिका रस की सांद्रता कम हो जाएगी तो बाह्य परासरण होगा, स्फीतदाब का मान कम हो जाएगा और गार्ड सेल भीतर की ओर खिंच जाएंगी और स्ट्रोमेटा बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से ये रंध्रों के खुलने और बंद होने के ये विभिन्न मत दिए गए। लेकिन इनमें सबसे जो प्रभावी मत माना जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट मत जो माना जाता है, या मैं बोलूँ जो सबसे वैध मत है, वो मत माना जाता है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी या सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत को सबसे वैलिड या वैध मत कहा जाता है। ये वैध मत किसने दिया? ये वैध मत दिया था जापानी वैज्ञानिक इमामुरा और फ्यूजिनो ने दिया था। किसने दिया था? इमामुरा और फ्यूजिनो ने दिया था। और इसको विस्तृत रूप से, इस सिद्धांत को किसने समझाया? इस सिद्धांत को विस्तृत रूप से लैफिट ने समझाया। ये सिद्धांत रंध्रों के खुलने
और बंद होने की क्रियाविधि के संदर्भ में सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे वन वर्ड या मैं बोलूँ 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इसका प्रतिपादन किसने किया, इसको किसने समझाया। देखें, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इन्होंने बोला कि गार्ड सेल होती है और गार्ड सेल के बाहर की तरफ सब्सिडरी सेल होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, गुण कोशिकाएं होती हैं। ऐसा हमने रक्षक कोशिकाओं के बाहर रंध्र की संरचना में देख भी रखा है। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि यहाँ पर गार्ड सेल है और गार्ड सेल के बाहर इधर क्या है, सहायक कोशिका है। और गार्ड सेल में क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च होता है। अब क्या होता है, दिन के समय में देखते हैं। दिन के समय में मैलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है। ये मैलिक एसिड ऐसे ही नहीं बनता। आगे जब हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो पायरुविक एसिड कैसे बनता है, मैलिक एसिड कैसे बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कैसे बनता है, पीईपी कैसे बनता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये मैलिक एसिड ऐसे डायरेक्ट ही नहीं बना है, ये प्रकाश संश्लेषण होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट से पीईपी बनता है, पीईपी से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है और उस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है। ये इतनी लंबी प्रक्रिया है। इस सिद्धांत में डायरेक्ट मैलिक एसिड को पिकअप किया गया है। तो आप ये ध्यान रखें कि दिन के समय में मैलिक एसिड बनता है और ये मैलिक एसिड दिन के समय में यानी कि प्रकाश में मैलिट में और हाइड्रोजन आयनों में टूट जाता है। किस में टूटता है, मैलिक एसिड। आप देखें, मैलिक एसिड किस में टूटा है, ये टूटा है मैलिट में प्लस हाइड्रोजन आयन में। ये ध्यान रखना आप, किस में टूटा है, हाइड्रोजन आयन में। आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है, ये मैलिक एसिड है तो ये मैलिट में टूट गया और हाइड्रोजन आयन में टूट गया। यहाँ पे क्या बोला था हमने, सब्सिडरी, तो ये सब्सिडरी सेल्स हैं और सब्सिडरी सेल्स में पोटेशियम आपको दिखाई दे रहे हैं, पोटेशियम होता है। तो जैसे ही मैलिक एसिड दिन के समय में मैलिट और हाइड्रोजन आयन में टूटता है तो हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन, क्या, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन के बीच एक्सचेंज होता है। तो हाइड्रोजन आयन तो चले जाते हैं किस में, सब्सिडरी सेल में, और पोटेशियम आयन आ जाते हैं गार्ड सेल में। परिणाम स्वरूप ये मैलेट के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, पोटेशियम मैलेट। क्या बनाते हैं, पोटेशियम मैलेट। और पोटेशियम मैलेट घुलनशील होता है जिसके कारण गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाता है, एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, टीपी बढ़ जाता है और स्ट्रोमेटा ओपन हो जाते हैं। मैं वापस बता दूं आपको, दिन के समय में मैलिक एसिड मैलेट और हाइड्रोजन आयन में टूटता है, हाइड्रोजन आयन सब्सिडरी कोशिकाओं में चले जाते हैं और इसके बदले में पोटेशियम आयन आते हैं। ये मैलेट और पोटेशियम मिलकर क्या बनाते हैं, पोटेशियम मैलेट बनाते हैं। और पोटेशियम मैलेट घुलनशील होता है जिसके कारण गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाता है, एंडोस्मोसिस होता है, एंडोस्मोसिस होता है, टीपी इंक्रीज होता है, टीपी इंक्रीज होता है तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाती हैं और स्ट्रोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। रात्रि के समय में यानी कि नाइट में ठीक उल्टा होगा। क्या होगा कि गार्ड सेल है तो गार्ड सेल रात्रि में क्या की, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी। CO2 की सांद्रता बढ़ने से स्टार्च रहेगा, क्योंकि स्टार्च किस में कन्वर्ट नहीं होगा, शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, मैलिक एसिड नहीं बनेगा। मैलिक एसिड नहीं बनेगा तो हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं होंगे, हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं होने, यानी कि मैलिक एसिड ही नहीं बन रहा तो मैलेट और हाइड्रोजन आयन कहाँ से बनेंगे, क्योंकि मैलिक एसिड जब टूटता है तो मैलेट और हाइड्रोजन आयन बनते हैं और हाइड्रोजन आयन लिबरेट होते हैं और किधर जाते हैं, सब्सिडरी कोशिकाओं में जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैलिक एसिड ही नहीं बना तो हाइड्रोजन आयन भी लिबरेट नहीं होंगे, हाइड्रोजन आयन लिबरेट नहीं होंगे तो पोटेशियम आयन नहीं आएंगे, पोटेशियम आयन नहीं आएंगे तो पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा, पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा तो ओपी का मान कम हो जाएगा, ओपी का मान कम हो जाएगा तो बाह्य परासरण होगा, बाह्य परासरण होगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी, फ्लैशिड हो जाएगी, और गार्ड सेल फ्लैशिड हो जाएगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। ये सबसे वैलिड सिद्धांत है और आप इसे समझ गए होंगे। और इस सिद्धांत को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे पोटेशियम एक्सचेंज सिद्धांत बोला जाता है, इसको धनायन विनिमय सिद्धांत बोला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और पोटेशियम दोनों ही धनायन हैं और दोनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है धनायन विनिमय सिद्धांत। इसे सक्रिय प्रोटॉन परिवहन सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सबसे सर्वमान्य और आधुनिक सिद्धांत है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप देखें, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा। आप देखें, ऊपर वाला जो पार्ट है इधर,
इसके ऊपर जो पार्ट है वो दिन के समय का है, या मैं बोलूँ प्रकाश की उपस्थिति में है, और इसके नीचे ये डार्क है। देखिए प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज यानी कि कम हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो pH का मान बढ़ रहा है, pH का मान बढ़ रहा है तो स्टार्च शुगर में कन्वर्जन हो रहा है, स्टार्च शुगर में कन्वर्जन हो रही है तो वो क्या होती है कि इंक्रीज सेल सेप कंसंट्रेशन, क्योंकि ये जब शुगर जल में घुलनशील है उसी कारण कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाएगी। कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाएगी तो एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर यानी कि अंतःपरासरण होगा, अंतःपरासरण होगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में इस प्रकार से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और रात्रिकाल में या अंधेरे में अगर आप देखें तो सेम उल्टा प्रोसेस होगा, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, CO2 की सांद्रता गिर जाएगी, pH भी कम हो जाएगा, शुगर किस में बदल जाएगा, स्टार्च में, कोशिका रस की सांद्रता कम हो जाएगी, बाह्य परासरण होगा, टर्गर प्रेशर का मान कम हो जाएगा, परिणाम स्वरूप स्टोमेटा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, इस डायग्राम के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से स्टोमेटा बंद होता है और किस तरह से स्टोमेटा खुलते हैं। आप देखें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक अगर हम देखें तो उस समय आपको दिख रहा होगा कि स्टोमेटा सबसे ज़्यादा खुले रहते हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक स्टोमेटा सबसे ज़्यादा खुले रहते हैं। यानी कि इस डायग्राम में हम रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की सारणी को दिखाना चाहते हैं। आप खुद देखें यहाँ पर ये मॉर्निंग काल, यहाँ पर स्टोमेटा खुलना प्रारंभ होते हैं और देखें खुलते 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 यहाँ पर ये अपने चरमोत्कर्ष पे खुले हुए हैं। किस पर खुले हुए हैं, चरमोत्कर्ष पर। हमने बोला था कि ये 10 बजे से, और आप देखें यहाँ पर 3 बजे तक चरमोत्कर्ष पर, यहाँ पर भी खुले हुए हैं लेकिन यहाँ पर शाम होती जा रही है और जैसे जैसे शाम होती जाएगी अंधेरा होता जाएगा स्टोमेटा बंद होते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। ये स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने का एक टाइम टेबल आपको दिखाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रांसपिरेशन को प्रभावित कौन से कारक करते हैं। हम ट्रांसपिरेशन टॉपिक ही पढ़ रहे थे, इससे पहला वीडियो जो आया था वो ट्रांसपिरेशन पार्ट फर्स्ट था जिसमें स्टोमेटा के स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन बताए गए थे। इसके बाद में जो सेकंड वीडियो आया वो स्टोमेटल मूवमेंट और ट्रांसपिरेशन को जो फैक्टर प्रभावित करते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। 2 प्रकार से प्रभावित होता है, बाह्य कारकों से और आंतरिक कारकों से। सिंपल सा टॉपिक है, कोई बड़ी भारी बात नहीं, फटाफट खत्म करते हैं। टेम्परेचर, तापमान बढ़ने से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता कम हो जाती है, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगा। लाइट को देखें, प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियों से बिल्कुल प्रभावित करता है। देखें प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से रंध्रों के खुलने और अप्रत्यक्ष रूप से तापमान में वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाता है। थर्ड बिंदु अगर हम देखें हवा या वायु, थर्ड बिंदु अगर हम देखें तो आता है हवा या वायु। वायु के तेज प्रवाह से पत्ते के आसपास की नम वायु हट जाती है और शुष्क वायु उसके संपर्क में आती है, जिसके परिणाम स्वरूप वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। यानी कि हवा की गति अगर तेज होगी तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा या वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। मिट्टी में प्राप्य जल, सीधी सी बात है, प्राप्य जल की मृदा में अगर कमी होगी तो वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाएगी। प्राप्य जल मृदा में अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन दर की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के कम होने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो वायुमंडलीय आर्द्रता की बात करते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता किस प्रकार से प्रभावित करती है ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। कैसे देखेंगे आप, आपेक्षिक आर्द्रता किसी तापमान पर और किसी स्थान के वास्तविक वाष्प की मात्रा और उस स्थान पर उसी तापक्रम पर जल वाष्प की मात्रा का अनुपात है। इसे प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो ये मान के चलिए कि वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी और आर्द्रता कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन की दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके पश्चात हम आंतरिक कारकों की बात करते हैं। आंतरिक कारकों में अगर हम देखें तो सबसे पहले बात आती है पर्ण पर उपस्थित रंध्र। पर्ण पर उपस्थित रंध्रों के प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में संख्या, वितरण और संरचना पर वाष्पोत्सर्जन की दर निर्भर करती है। बिल्कुल, रंध्र जितने अधिक होंगे वाष्पोत्सर्जन की दर उतनी अधिक होगी। रंध्र
देखें इसमें भी कई फैक्टर काम करते हैं कि अगर पर्ण की ऊपरी सतह पर होंगे तो भी वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, रंध्र पर्ण की निचली सतह पर अधिक होंगे तो तुलनात्मक रूप से वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। पर्ण की रचना देखते हैं, पर्ण पर यदि उपत्वचा या मोम मिलेगी, ये बात हम कर चुके हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में, तो वो किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हमें पता है। जितनी अधिक मोटी होगी उपत्वचा उतना कम होगा वाष्पोत्सर्जन। आकार की विशेषताएं, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पादपों में कुछ आकार की विशेषताएं यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिसके कारण वो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करके अपने आप को उस क्लाइमेट में बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तने का बेलनाकार व कठोर होना किस में होता है, कैजुराइना में मिलता है। जड़ों का लंबा होकर गहराई में जाना एल्फाल्फा में मिलता है। जड़ों का मांसल व जल का संग्रह करना एस्पैरेगस में मिलता है। पर्णों का खाटों में रूपांतरित होना ओपेंशिया यानी कि नागफनी में आपको मिलता है। पर्णों का सुई के समान रूपांतरित होना पाइनस में मिलता है। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म पादप है। पर्णों का लिपटना यानी कि समाघास, पत्तियां आपस में लिपट जाती हैं। शारीरिक विशेषताएं यानी कि एनाटॉमिकल अगर कैरेक्टर की बात करूं तो तनों पर कोर के स्तर का होना अकेशिया में मिलता है। पर्ण व तनों में रबड़ शीर या श्लेष्मा का होना नीरियम में मिलता है, जिसे आप लोकल में कंडील बोलते हैं, कनेर बोलते हैं, पाइन में मिलता है। रंध्रों का पर्णों व तनों की सतह और गर्तों पर होना आगे। मूल प्ररोह अनुपात, सीधी सी बात है, अगर मूल और प्ररोह का अनुपात अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होगी, अन्यथा कमी आएगी। पत्तियों का या पत्ती का दिक् विन्यास, देखें ऊपर भी मैंने बात की थी, पत्ती का दिक् विन्यास या ओरिएंटेशन ऑफ लीफ का मतलब क्या है। यदि पत्तियों का दिक् विन्यास आपतित विकिरण के समकोण पर हो तो सूर्य की किरणों का सबसे अधिक प्रभाव होता है और वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए ये ब्रांच है, ये मतलब स्टेम है सॉरी, और यहाँ पर एक पत्ती इस तरह से लगा देते हैं समझाने के लिए। अगर ये पत्ती है और सूर्य का प्रकाश इसके समकोण पर आए, यूं आए, इस प्रकार से आए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा या कम होगा, 100% अधिक होगा। और दूसरी स्थिति अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरी स्थिति आप इस तरह से देखिए, ये एक पत्ती है और पत्ती पर प्रकाश किरणें पत्ती पर प्रकाश किरणें किस प्रकार से गुजरती हैं, समानांतर गुजरती हैं। किस प्रकार से गुजरती हैं, समानांतर, इस तरह से गुजरती हैं, ये देखिए। तो क्या इस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर पहले वाली की तुलना में अधिक होगी? बिल्कुल नहीं, कम होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणें समानांतर निकल जाएंगी। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने बात कर ली। अब वाष्पोत्सर्जन के महत्व की बात करते हैं। ये छोटे छोटे बिंदु हैं, इसी में निपटा देते हैं वीडियो में। रसारोहण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन के द्वारा संपन्न होती है, हमें पता है। फलों का मीठा होना वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है, बिल्कुल। वाष्पोत्सर्जन से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, पढ़ चुके हैं। पादप शरीर में निश्चित ताप बनाए रखता है, ये भी पढ़ चुके हैं जब मैंने वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर पढ़ाया था। अनावश्यक जल को बाहर निकालते हैं, बिल्कुल। लॉस ऑफ वाटर इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। यांत्रिक ऊतकों के निर्माण में सहायक होते हैं। मूल तंत्र का विकास होता है। ट्रांसपिरेशन जितना ज़्यादा होगा मूल तंत्र एब्जॉर्प्शन करेगा तो मूल तंत्र का विकास होगा। वाष्पोत्सर्जन से पौधे मुरझाने से बच जाते हैं, बिल्कुल। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा लेटेक्स, रेजिन, एल्कलॉइड्स आदि स्रावी पदार्थों का निर्माण होता है। ये तो इसके फायदे हो गए। हानियाँ भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वाष्पोत्सर्जन अधिक होने से प्रकाश संश्लेषण में कमी आती है। अधिक होने से, ये ध्यान रखें, ये बात आप जरूर याद रखें, अधिक होने से। और अधिक होगा तो अधिक हर चीज़ या हर मामले में ही खराब होगी। पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वृद्धि रुक जाती है। अधिक वाष्पोत्सर्जन द्वारा ABA का निर्माण होता है और एक वृद्धि निरोधक पदार्थ है, ये बात हम कर भी चुके हैं। मैंने बोला भी था कि आपको ABA स्टोमेटल मूवमेंट को कम करता है, रंध्रों को बंद करता है। या मैं इन शॉर्ट ये कहूँ कि ABA जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयनों का जो एक्सचेंज होता है उस विनिमय को रोक देता है, उसको अवरुद्ध कर देता है। इसी कारण रंध्र बंद हो जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ABA का मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है। 1 मार्क में या MCQ क्वेश्चन में कभी आए कि कौन सा कारण होता है, आप डायरेक्ट कर दें रंध्रों का बंद होता है। अगर ऑप्शन में कहीं भी दिया हुआ हो कि ABA एब्सिसिक एसिड पोटेशियम और हाइड्रोजन आयनों के परिवहन या विनिमय को बाधित करता है या अवरुद्ध करता है, तो ये मुख्य कारण माना जाएगा रंध्रों के बंद करने में, किसका, ABA का। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के कारण संचित कार्बनिक पदार्थ टूट जाते हैं, उपापचय क्रियाएं कम हो जाती हैं। प्रोलीन एक अमीनो एसिड होता है, निर्माण होता है, जो अधिक मात्रा में पादप के लिए हानिकारक होता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अत्यधिक जल की हानि होती है। ये
एक अनुमान है केवल, 1 एकड़ भूमि से लगे बीज के पौधों से प्रतिदिन 3000 गैलन जल की हानि होती है और दिन में दोपहर 2 बजे वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और रात्रि काल में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। आगे देखें, ग्रीष्म काल में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिकतम जबकि वर्षा काल में न्यूनतम होती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण फसलों के उत्पादन में लगभग 5% तक कमी अभी तक देखी गई है। वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए अनेक परिवर्तन पाए जाते हैं, जैसे मोटी उपत्वचा का होना, क्यूटिकल का होना मैं बता चुका हूँ, रोम मिलना, गर्ती रंध्र, सुकैन स्टोमेटा, ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, एंटी ट्रांसपेरेंट मीन्स प्रति वाष्पोत्सर्जक, वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों की अन्य कार्य की गतिविधियों को बिना प्रभावित की वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कर दें, कम कर दें, उन्हें क्या बोला जाएगा, प्रति वाष्पोत्सर्जक या वाष्पोत्सर्जन रोधी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हैं PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एस्पेरिन, एब्सिसिक एसिड, सिलिकॉन ऑयल, कलरलेस प्लास्टिड यानी कि रंगहीन लवक, लो विस्कोसिटी वैक्स, हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इन वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थों का उपयोग शुष्क कृषि में किया जाता है। किसमें किया जाता है, शुष्क कृषि में किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट नोट, काजरी मीन्स सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या मैं बोलूँ केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान जोधपुर में वैज्ञानिक प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थों पर शोध कार्य कर रहे हैं। इन शोध कार्यों का क्या उपयोग होगा, रेगिस्तानी इलाकों के पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करना इन पदार्थों का मेन उद्देश्य होगा ताकि उन क्षेत्रों में वनस्पति को बचाया जा सके। तो इस तरह से आज हमने स्टोमेटल मूवमेंट, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों में बाह्य कारक और आंतरिक कारक तथा प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थ और वाष्पोत्सर्जन का महत्व पढ़ा। आई होप ये सब आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके बावजूद किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके और साथ ही लाइक के बटन को दबाकर वीडियो को लाइक भी कीजिए।